आज के आधुनिक दौर में ज़रा एक दिन बिना तेल और प्राकृतिक गैस के सोचकर आप देखिए। गाड़ियां रुक जाएंगी, कारखाने ठप पड़ जाएंगे और दुनिया की रफ्तार ज़ीरो हो जाएगी। ऊर्जा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ज़मीन पर मौजूद तेल के कुएं अब धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। इसलिए इंसानों ने अब रुख किया है अथाह समंदर की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और गहरे समुद्र में ईंधन तलाशने के लिए 84,084 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी समुद्र मंथन योजना को हरी झंडी दिखाई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, समंदर वो पूरी दुनिया है। अगर किसी देश के पास समुद्र की गहराई में अरबों डॉलर का तेल और गैस मिल जाए तो उस पर मालिकाना हक किसका होगा? गहरे पानी के नीचे छिपे इस बेहिसाब खजाने का असली मालिक कौन होगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस वक्त ईरान के पास कितने तेल के कुएं हैं? आइए इसके वीडियो में विस्तार से समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून सीमाएं, करोड़ों साल पुराने इस विज्ञान को जो यह तय करता है कि समुद्र का काला सोना किसकी झोली में जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, इससे पहले कि हम कानूनों की बात करें, यह जानना ज़रूरी है कि समंदर के नीचे तेल आया कहाँ से। अक्सर हम फिल्मों या कहानियों में सुनते हैं कि कच्चा तेल डायनासोर के अवशेषों से बना है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है कि तेल का निर्माण डायनासोर के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से शुरू हो गया था। करोड़ों साल पहले समुद्र, नदियों और झीलों में रहने वाले डायटम और शैवाल जैसे सूक्ष्मजीव जब मरते थे तो वे तलहटी में जमा हो जाते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने सूरज से जो ऊर्जा सोखी थी वह उनके अवशेषों में कार्बन के रूप में सुरक्षित रह गई। समय बीतता गया और इन पर गाद, मिट्टी, चट्टानों की परतें चढ़ती चली गईं। ऑक्सीजन की कमी के कारण ये अवशेष सड़ने लगे, बल्कि भारी दबाव और भयंकर गर्मी ने इन्हें केरोजन नामक एक गाढ़े मोम जैसे पदार्थ में बदल कर रख दिया। प्रकृति की यह रसायनशाला यही नहीं रुकी। जब तापमान 90 से 160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो यह केरोजन कच्चे तेल में बदल गया, और जहां तापमान 160 डिग्री से ऊपर चला गया तो वहां यह प्राकृतिक गैस बन गया। यह कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि करोड़ों सालों की एक धीमी और जटिल प्रक्रिया थी। शुरुआती दौर में तेल जमीन या समुद्र के जो उथल हिस्से हैं आसानी से वहां पर मिल जाता था, लेकिन अब यह आसान भंडार लगभग खत्म होने के कगार पर है। इसलिए तेल कंपनियां अब समुद्र की असीम गहराइयों का सीना चीर रही हैं। जरा इन आंकड़ों पर आप गौर करिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला, 1949 का दौर, तब तेल के कुओं की औसत गहराई महज 3,500 फीट हुआ करती थी। दूसरा, 2008 आते आते तकनीकी एडवांस हुई और यह गहराई 6,000 फीट तक पहुंच गई। तीसरा, आज की स्थिति आप समझिए। आज दुनिया का सबसे गहरा तेल कुआं लगभग 40,000 फीट गहरा है। क्या आप इस गहराई का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं? अगर आप पूरे माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो मानी जाती है वो 29,031 फीट है, उल्टा करके समुद्र में डाल दें, तब भी यह कुआं उससे लगभग 11,000 फीट ज़्यादा गहरा है। गहरे समुद्र में तेल तलाशने के लिए हवा में तीर नहीं चलाए जाते। सबसे पहले तो सिस्मिक सर्वे किया जाता है और भूगर्भीय संरचना की 3D इमेजिंग की जाती है। जब तेल होने की पुष्टि हो जाती है तब विशालकाय फ्लोटिंग रिंग्स जो होती हैं लगाकर समुद्र की तली को भेदा जाता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, करोड़ों रुपए लगाकर अगर भारत, अमेरिका या चीन को समुद्र में तेल मिल भी जाए तो वह किसका होगा? समुद्र में जंगल आज न फैले, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक कड़ा दरअसल कानून बनाया है, यूएन ने, यानी यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये इसका फुल फॉर्म है। कहा यह जाता है कि इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि नियम क्या है। नियम के मुताबिक किसी भी तटीय देश की तटरेखा से समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक का दायरा उस देश का EEZ होगा। इस 370 किलोमीटर के दायरे में मिलने वाला हर संसाधन, चाहे वो मछलियाँ हो, खनिज हो, करोड़ों बैरल तेल हो, उस पूरी तरीके से उसी देश का एकाधिकार हो जाएगा। कोई दूसरा देश वहाँ बिना इजाज़त सुई भी नहीं डाल सकता। अगर किसी देश के भौगोलिक समुद्री तली प्राकृतिक रूप से 200 नॉटिकल मील से आगे चली गई है तो वह देश संयुक्त राष्ट्र में वैज्ञानिक सबूत पेश कर सकता है। अगर दावा सही साबित होता है तो यह अधिकार क्षेत्र 350 नॉटिकल मील तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर दो देशों के बीच की दूरी ही मात्र 400 नॉटिकल मील से कम हो तो? अब मान लीजिए भारत और श्रीलंका है। ऐसे मामलों में यूएन क्लॉज के तहत सीमा जो निर्धारण के लिए समुद्री सीमा को 20 से बांट दिया जाता है या आपसी द्विपक्षीय समझौते के जरिए इसका हल निकाला जाता है। 350 नॉटिकल मील के बाद आखिर क्या होगा, आपने सोचा?
तटरेखा से 200 या 350 नॉटिकल मील के पार का अथाह इलाका हाई सीज या अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र कहलाता है। यहाँ अमेरिका, चीन या रूस किसी भी महाशक्ति की दादागिरी नहीं चलती। इस खुले समुद्र की तलहटी में मिलने वाले खनिजों और संसाधनों का प्रबंधन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के हाथों में है, जिसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यानी ISA। अगर किसी देश को इस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से तेल या गैस निकालनी है तो उसे ISA से मंजूरी लेनी होगी। इसके सख्त नियम है कि संसाधनों का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाएगा, समुद्री पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। ज़रा अब आप यहाँ पर सोचिए, अगर किसी देश को अपने EEZ में तेल का कोई विशाल भंडार मिल जाए तो क्या होगा? उसकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। भारत जैसे देशों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। आज हम अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से लेते हैं। अगर भारत की समुद्र मंथन योजना सफल होती है और घरेलू उत्पादन बढ़ता है तो विदेशी मुद्रा भंडार की भारी बचत होगी, परिवहन और विनिर्माण उद्योगों की लागत घटेगी और पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत रणनीति ढाल मिल जाएगी। लेकिन यहाँ एक वार्निंग बेल भी है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के एक अध्ययन के अनुसार जिस रफ्तार से आज हम तेल पी रहे हैं और जो तकनीक हमारे पास है, अगर यही हाल रहा आगे चल के भी तो साल 2067 तक दुनिया का कच्चा तेल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। हालांकि ये आखिरी सच नहीं है, ये भी आप ध्यान दीजिए। अगर समुद्र की गहराइयों में नए भंडार खोज लिए गए या इंसानी दिमाग कोई नया डीप सी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेता है तो यह डेडलाइन आगे भी बढ़ सकती है। समुद्र के नीचे देखिए छिपा खजाना सिर्फ उसी का है जिसकी सीमाएं वहां तक पहुंच रही होती है, जिसके पास उस गहराई को नापने की तकनीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून UNCLOS ने खजाने की चाबी तो बांट दी है, लेकिन गहराई में जाकर उस तिजोरी को खोलना आज भी इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। समुद्र के सीने में तेल मिल जाए तो उस पर मालिकाना हक किसका होता है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा। लेकिन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अभी हालात बने हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ईरान के पास कितने तेल के कुएं हैं? क्या उसका हक भी समुद्र पर है? आइए इसे भी आपको बताते हैं। अगर हम आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो ईरान के पास लगभग 145 हाइड्रोकार्बन फील्ड्स हैं। इनमें से 70 से ज़्यादा बड़े सक्रिय तेल के क्षेत्र हैं। और अगर हम कुओं की गिनती करें तो पूरे ही ईरान में ज़मीन और समुद्र मिलाकर हज़ारों कुएं दिन रात तेल उगल रहे हैं। दुनिया भर में कच्चे तेल के प्रमाणिक भंडारों के मामले में ईरान, वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा के बाद दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। ईरान के पास लगभग 157 से 208 बिलियन बैरल कच्चे तेल का सुरक्षित भंडार है। साल 2019 में ही ईरान ने अपने खुजेस्तान प्रांत में नामावरान नाम के एक नए तेल क्षेत्र की खोज की थी, जिसमें अकेले 53 बिलियन बैरल तेल होने का दावा किया गया। यानी ईरान की ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानो तेल के समुंदर के तौर पर वहाँ मौजूद है। ईरान की समुद्री सीमाएं फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर से लगती हैं। ईरान का ज़्यादातर तेल बेशक ज़मीन पर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत समुद्र में छिपी है। UNCLOS के नियम के अनुसार जब दो देशों के बीच की दूरी कम होती है तो वे समझौते से समुद्री सीमाएं बांट सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है साउथ पॉर्ट्स नॉर्थ डोम गैस क्षेत्र और तेल क्षेत्र। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस और तेल का समुद्री भंडार है जो फारस की खाड़ी में है। यह समुद्री खजाने का एक हिस्सा कतर के EEZ में आता है और दूसरा हिस्सा ईरान के EEZ में, यानी दोनों देशों समुद्र के नीचे मौजूद एक ही खजाने में अपनी अपनी तरफ से स्ट्रॉ डालकर पूरी तरीके से ऊर्जा खींचने में लगे हुए हैं। ईरान अपनी इसी समुद्री अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करके हर दिन लाखों बैरल तेल और गैस निकालता है। लेकिन ईरान के लिए तेल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, या उसका सबसे बड़ा भू राजनीतिक हथियार है। ईरान के पास तेल के अथाह भंडार तो हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से उसे अपना तेल बेचने में भारी दिक्कत आ रही है। फिर भी ईरान दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा की नस अपने हाथ में दबाए बैठा है। कैसे? इसका जवाब है हॉर्मुज स्ट्रेट। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक बहुत सकरा समुद्री रास्ता है। इसके एक तरफ ओमान और UAE है तो दूसरी तरफ ईरान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में समुद्र के रास्ते जितना भी तेल सप्लाई होता है उसका लगभग 20 से 30% हिस्सा सिर्फ इसी एक पतले रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान कई बार धमकियां दे चुका है कि अगर उसे उसका तेल नहीं बेचने दिया गया तो वह इस समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में हाहाकार मच जाएगा।
ईरान के पास मौजूद हज़ारों तेल के कुएं और 200 बिलियन बैरल से ज़्यादा का भंडार उसे दुनिया की एक बहुत बड़ी एनर्जी पावर बनाता है। समुद्री नियम EEZ उसे फारस की खाड़ी के खजाने पर कानूनी हक दे देता है। उसकी भौगोलिक स्थिति उसे हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को कंट्रोल करने की ताकत देती है। ईरान का यह काला सोना उसके लिए एक वरदान है और दुनिया भर की महाशक्तियों से दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण भी है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में जब दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रीन एनर्जी की तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगी, तब ईरान जैसे तेल पर निर्भर देशों का क्या होगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।